हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस को लेकर, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होता है हमारा बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 के लिए। तो यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप जीएस टैंक चैनल से डेफिनेटली जुड़ जाइए अपने तैयारी को और बूस्ट करने के लिए, अपने कंसेप्ट को एक नया डायमेंशन देने के लिए। तो बात करेंगे अब हम रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने सी प्लस प्लस को कंटिन्यू किया था। जी हाँ, हमारा ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुका है सी प्लस प्लस को लेके। तो यदि आपने उन दोनों में से किसी भी एक लेक्चर को मिस किया है, जो कि थ्योरी सेशन है, तो वो आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप डेफिनेटली एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को आप शेयर करेंगे, ताकि जो भी लोग तैयारी इसकी कर रहे हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेक्चर थर्ड को लेके। वैसे देखा जाए तो लेक्चर 4 है, लेकिन अगर सी प्लस प्लस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये लेक्चर आपका 3 होगा। ठीक है, और ये सी प्लस प्लस का पार्ट 3 है। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, शेयरिंग इज केयरिंग। एंड अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। और पूरे क्लास देखने के बाद लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत खराब रिस्पॉन्स रहा है लेक्चर का, जो कि थ्योरी सेशन है। तो प्लीज आप लोग शेयर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हम फिर आपको बताएंगे कि सिर्फ आप क्लास अटेंड करते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन वगैरह नहीं छूटने वाला। हम दमदार प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, कहीं से कोई भी कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000, 3000, 4000 जो भी आपको कोर्स बेच रहा है, वहां से लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए हर सेशन के बाद कि आपको कैसा लगा, फीडबैक क्या रहा आपके तरफ से। ठीक है, तो आइए अब बात करेंगे लेक्चर 3, जो कि सी प्लस प्लस के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा 2 लेक्चर आ चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पढ़ रखा है, क्योंकि थोड़ा सा रिकैप कराना जरूरी हो जाता है। तो हमने आपको यह भी बता रखा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो है सो आपको अलाउ करता है टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ कंडीशन। कंडीशन के रिजल्ट पे जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, उस पे ये अलाउ करता है ये। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में भी देख रखा है। और साथ ही साथ इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इसके अलग अलग टाइप्स हैं, वो चाहे इफ हो, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ और स्विच कंडीशन। ये 5 हमने बस आपको बताया था, इसको इलेबोरेट नहीं किया था। तो आज के सेशन में इनको इलेबोरेट करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इसमें क्या होता है, तो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। जब हम लोग एक कंडीशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस समय इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ध्यान रहे, आप वर्ड को ध्यान देंगे, टेस्ट ए कंडीशन, यानी कि सिंगल कंडीशन टेस्ट करने की बात हो रही है। ठीक है ना, सिंगल कंडीशन टेस्ट करने की बात हो रही है, तो आप वर्डिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं, एकदम एक लाइन का डिफिनीशन है, ताकि आसानी से आप समझ जाएं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी इंजीनियरिंग लेवल का चीज हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। बस +2 में आपको टीचर बनना है, दैट्स इट। ज्यादा बुद्धि आपको नहीं लगाना है। बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, इफ इफ है, फिर यहाँ पे कंडीशन आप डाल दीजिए। और अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा। जो भी स्टेटमेंट हो या फिर आपका ब्लॉक ऑफ कोड हो, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि सिंगल कंडीशन टेस्ट हो रहा है, इफ के साथ और कुछ नहीं है। ठीक है ना, सिंगल कंडीशन चेक की बात हो रही है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक समझने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं, जो कि और सिंपल भाषा में होगा। स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन आपका ट्रू होता है। ठीक है, तो जो इफ में आपका जो स्टेटमेंट है या फिर ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है, तो फॉल्स होते ही क्या होगा, ये एंड हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। इसके आगे कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। आई होप कि फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। सिंपली क्या है,
स्टार्ट, फिर कंडीशन चेक होगा, ट्रू है तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो वो सिंपली टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा है जो कि आपका क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। वहां पे सिर्फ इफ था, अब इफ के साथ एल्स आ गया है। इसमें क्या होता है, तो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट्स, आइदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल कंडीशन। देखिए यहां भी सिंगल कंडीशन की ही बात हो रही है, तो इसका यूज किसमें किया जाता है, टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट। वहां पे एक स्टेटमेंट की बात हो रही थी, सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड था, और यहाँ पे दो स्टेटमेंट की बात हो रही है, या तो इफ स्टेटमेंट या फिर एल्स स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल कंडीशन। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर है आपका। तो देखिए इसको सिंटैक्स के फॉर्म में, यहाँ पे इफ है, फिर यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई होगा, कंडीशन ट्रू है ये वाला एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट बोले या फिर ब्लॉक ऑफ कोड बोले बात एक ही है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन आपका फॉल्स हो जा रहा है तो ये नहीं चल के क्या चलेगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, और एल्स पार्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड जो एल्स पार्ट में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स हो रहा है तो, और अगर ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए इसको फ्लोचार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। स्टार्ट, फिर कंडीशन, कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे ट्रू अगर है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है, अगर यही कंडीशन फॉल्स होता है तो कहां चला जाएगा, ये इफ पार्ट को स्किप कर देगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एंड हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको और हम सिंपल भाषा में भी समझा रहे हैं, कोई यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस आपको सिंपली समझना, ट्रू है कंडीशन, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा, इफ वाला स्किप हो जाएगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा है आपका इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। पहले हमने पढ़ा इफ, फिर पढ़ा इफ एल्स, अब पढ़ेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या है, तो इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव मोर देन टू कंडीशन। एक कंडीशन, दो कंडीशन हमने देख लिया, अब क्या है, दो या दो से ज्यादा कंडीशन। दो कंडीशन में क्या था हमारा, इफ एल्स यूज हो रहा था, और अगर दो से ज्यादा है तो क्या यूज होगा, इफ एल्स इफ यूज होगा। ठीक है, व्हेन वी हैव मोर देन टू कंडीशन। क्लियर है बात। तो देखिए इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। इफ कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा सिंपली, ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो इस पार्ट में घुसेगा, और अगर ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है तो फिर एल्स पार्ट में जाएगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ गया, नहीं आया फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। इफ, यहाँ पे इफ है, फिर यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये वाला सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये एल्स इफ पार्ट में चला जाएगा, एल्स इफ लिखा हुआ है एक साथ। ठीक है, तो एल्स इफ पार्ट में चला जाएगा, और अगर एल्स इफ पार्ट का कंडीशन ट्रू होता है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और यदि इफ एल्स का भी कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो फिर वो सब बच के कहां जाएगा, एल्स में चला जाएगा, और फिर एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, अब थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। एक बार इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए स्टार्ट होगा यहाँ पे कंडीशन। अब कंडीशन जो है यहाँ पे वो अगर फॉल्स होता है, पहले फॉल्स की बात कर लेते हैं, तो फिर आगे मूव करेगा, और यहाँ भी फॉल्स होता है तो फिर एल्स पार्ट में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर ट्रू होता है, वैसे हमने गलत किया है, पहले फॉल्स आपको बता दिया है, पहले गलत काम नहीं करते हैं, पहले सही काम करते हैं। तो यदि कंडीशन आपका ट्रू है तो इफ पार्ट जो है वो चलेगा। ठीक है, और फॉल्स है तो फिर इस वाले पार्ट में चला जाएगा, यानी कि एल्स इफ में चला जाएगा। और अगर एल्स इफ वाला पार्ट ट्रू है तो उसमें जो स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, और यदि ये भी फॉल्स हो रहा है तो फिर एल्स कोड में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा या एंड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, सिंपली दो से ज्यादा। ठीक है ना, क्लियर है बात, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग चौथा किस पे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पे।
हमने नेस्टेड लूप पढ़ा था पाइथन में, आपको याद होगा, जिसमें हमने बताया था लूप इनसाइड लूप, याद आ रहा है? नेस्टेड लूप क्या था? लूप इनसाइड लूप था। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ है, तो कंसेप्ट वही है नेस्टेड का, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंसेप्ट वही है नेस्टेड का। एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, व्हेन वी डिफाइन इफ ब्लॉक इनसाइड अनदर इफ ब्लॉक देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सिंपल इज दैट कि जब हम लोग डिफाइन करते हैं इफ ब्लॉक को किसी दूसरे इफ ब्लॉक में, इफ के अंदर इफ, जैसे यहां पे हमने बताया लूप इनसाइड लूप, यहाँ पे इफ इनसाइड इफ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? डेफिनेशन पूरा क्लियर है? तो देखिए, आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि हम आपको कोड करके नहीं दिखा रहे हैं, तो देखिए, पढ़िए उतना ही जितना जरूरत है। हर क्लास में हम रिपीट नहीं करेंगे कि ये कंपटीशन कर रहे हैं आप, वो कंपटीशन कर रहे हैं, बस आप सिंपली माइंडसेट कर लीजिए कि आपको थ्योरी से पूछने वाला है, और जो भी कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो हम आपको एमसीक्यू सेशन में करवा देंगे, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है ना? तो आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं नेस्टेड इफ का। इफ कंडीशन वन, अब इफ में कंडीशन वन है, ठीक है, और फिर उसके अंदर में भी इफ कंडीशन है, और उसके बाद ये स्टेटमेंट है, और फिर ये क्लोज्ड है। इफ फिर कंडीशन वन है, यहाँ पे पहला कंडीशन है, और फिर उसके अंदर भी एक और कंडीशन, तो इसी को बोलते हैं क्या? नेस्टेड इफ, है कि नहीं? इफ इनसाइड इफ, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट है और फिर क्लोज्ड है, जस्ट लाइक जैसा हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, बस नेस्टेड में आपको इतना जानना है कि इफ इनसाइड इफ है, और फिर कंडीशन वो जो जिस हिसाब से होगा ट्रू फॉल्स वो फॉलो होता चलेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसके बाद आपका आता है क्या? पांचवा, स्विच स्टेटमेंट। एक ये भी पॉइंट है आपका क्या? स्विच स्टेटमेंट, जो कि हम स्किप नहीं कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा बता देना आपको जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। बहुत सारा कंडीशन आपको दे रखा है, उसमें से एक स्टेटमेंट को क्या करेगा? ये एग्जीक्यूट कर देगा। स्विचिंग करते हैं ना, वही बात है स्विच स्टेटमेंट, यानी कि एग्जीक्यूट करेगा एक स्टेटमेंट बहुत सारे कंडीशन से। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन? तो देखिए इसका सिंटैक्स, स्विच लग जाएगा, फिर यहाँ पे एक्सपी मतलब एक्सप्रेशन, केस वन स्टेटमेंट ब्रेक, यानी कि स्टेटमेंट है फिर ब्रेक है, फिर केस टू है, और फिर इसी तरह से स्टेटमेंट है ब्रेक है, और ऐसे चलते कहां तक चला जाएगा? केस एन तक। ठीक है, यानी कि जितना भी कंडीशन आपका इसमें है, जितने भी स्टेटमेंट आपको इसमें डालने हैं वो इसमें आपका डला जाएगा केस एन तक। ठीक है, जितना भी है 2 3 4 5 जो भी है, और फिर क्या है? डिफॉल्ट स्टेटमेंट, और फिर दैट्स ऑल। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, सिंपली यूज किया किसका करना है? स्विच का यूज करना है। फिर एक्सप्रेशन है, फिर केस वन केस टू, जो जितना भी केस स्पेसिफाई है वहां तक जाएगा, फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्या? जंप स्टेटमेंट। इसका कोई, अगर आपके मन में चल रहा होगा इसका कोई फ्लो चार्ट है, तो इसका कोई फ्लो चार्ट नहीं है, क्योंकि इसका कुछ लिमिट ही नहीं है केस का, कितना भी इसमें डाला जाएगा। ठीक है, केस एन तक जा रहा है, तो ऐसा फ्लो चार्ट प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग जंप स्टेटमेंट को। ठीक है, जंप मतलब किसी भी पॉइंट पे जंप कर जाना। ठीक है, अब देखिए, जंप स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। सिंपली जस्ट स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रांसफर कर सकता है प्रोग्राम कंट्रोल को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका सिंपल सा एक लाइन का डिफिनेशन हो गया। बस आप जान जाइए, इसके आइडिया ले लीजिए कि जंप स्टेटमेंट होता क्या है। तो जंप स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो कि ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि इस पास ट्रांसफर करने की टेंडेंसी है क्या? प्रोग्राम कंट्रोल को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ टाइप्स भी हैं, जिसमें 4 टाइप्स के बारे में आपको बताएंगे। इसका डिटेल्स नहीं बताएंगे, बस आपको ओवरव्यू दे देंगे, क्योंकि ज्यादा इसके डीप में नहीं पढ़ना है। फिर वही बात हो जाएगी कि फिर 2 महीना तक हम आपको सी प्लस प्लस ही पढ़ाते रहेंगे। 8-10 दिन में पूरा निपटा देंगे एकदम अच्छे से, फिर क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं 4 जंप स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। क्या क्या है वो? गो टू स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। अब नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, हम आपको बार बार कहते हैं कंप्यूटर साइंस में आपको टर्म पकड़ना है, टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखने हैं। गो टू यानी कि आप सिंपली यूज करते हैं गो टू, यानी कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको जंप करना है, उसके लिए गो टू का यूज करते हैं, तो वही यहां भी यूज होगा। ठीक है,
दूसरा है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को ब्रेक करना है, चलता जा रहा है स्टेटमेंट उसको ब्रेक करना, तो सिंपली ब्रेक का यूज करेंगे, दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू, अगर कंडीशन फॉल्स भी जा रहा है तो कंडीशन फॉल्स मतलब क्या होता है, टर्मिनेट होता है, लेकिन कंटिन्यू यूज कर देंगे वहां पे तो क्या रहेगा, वो लगातार वो एग्जीक्यूट होते रहेगा, यानी कि कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहेगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, उसमें कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो फिर रिटर्न के लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, मैं जरूरी नहीं समझा कि इसका डिफिनेशन आपको एक्सप्लेन करें, इसलिए बस हम आपको माउथ वर्ड समझा दिए कि कैसे कैसे क्या होता है, ज्यादा डीप में आपको जानना भी नहीं है, बस हमको बेसिक नॉलेज के लिए चारों बता दिए हैं। ठीक है, जंप स्टेटमेंट। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरे के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे ही होंगे। ठीक है ना, तो देखिए, एरे इज अ collection of elements of same data type that are stored sequentially in the memory। अगर सिंपल देसी भाषा में एक लाइन में देखा जाए तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। बस एक लाइन में बात खत्म है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एरे क्या होता है, कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का या फिर डेटा बोले ऑफ सेम डेटा टाइप, डेटा टाइप सेम होने चाहिए जो कि स्टोर होते हैं मेमोरी में कैसे, सिक्वेंशियली। ठीक है, क्लियर है डिफिनीशन। और एक लाइन में अगर आपको ये भी डिफिनीशन हार्ड लग रहा है तो हम एकदम देसी भाषा में एक लाइन में बता दिया, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसमें जो बात करें हम एरे में, तो इसमें आपको दो तरह के एरे पढ़ने, 1D एरे और 2D एरे। ठीक है, तो आइए एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। पहले इसके बारे में कुछ नोट्स है, उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, पहला नोट कहता है कि इंडेक्स ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट्स विथ जीरो। देखिए, हमने इंडेक्स के बारे में पाइथन में भी पढ़ा था, थोड़ा सा उसको भी रिकैप कर लेते हैं। तो वहां पर हमने क्या पढ़ाया था आपको कि वहां भी जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक उसी तरह सी प्लस प्लस में भी जो इंडेक्स है एरे का वो कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा ऑलवेज जीरो से। ठीक है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। नोट 2 क्या कहता है कि एरे स्टोर्स एलिमेंट कंटिन्यूअसली इन मेमोरी। ठीक है, ये बात हमने डिफिनेशन में भी आपको बता रखा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट हो गए हैं आपके। अब देखिए, ये जो आपको एरे दिख रहा है जो एग्जांपल, ये आपका 1D एरे है, ये क्या है आपका वन डायमेंशनल एरे है। अब देखिए, इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, ARR और स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे ये इंटीजर डेटा टाइप है तो यहाँ पे 5 हो गया, हमने 5 रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 नंबरिंग है, नंबर कितना है 1 2 3 4 5, इसलिए हमने 5 रखा है। एकदम देसी भाषा में समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे सिमिलर डेटा टाइप आपको दिख रहा है, सब के सब इंटीजर है, इसमें कहीं आपको फ्लोट वैल्यू या फिर स्ट्रिंग कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये प्रूफ करता है क्या कि एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप है। ठीक है, अब देखिए 0 1 2 3 4 ये किसका है, ये आपका इंडेक्सिंग हो गया, आपका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, जितना भी नंबरिंग रहेगा n-1 तक आपका इंडेक्स जाएगा, 0 to n-1 तक, जो कि यहाँ पे आपने देख लिया 5 है तो 0 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा। क्लियर है बात, और ये मैंने एज ए एग्जांपल आपको बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके बाद बात करेंगे 2D एरे का। 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे। अब इसमें होता क्या है, सो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ एरे 2 इंडेक्सेस डिस्क्राइब ईच एलिमेंट। दो इंडेक्स हैं जो कि हर एक एलिमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहां पे जो पहला एलिमेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, और दूसरा इंडेक्स जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। पहला इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और दूसरा करेगा किसको, कॉलम को, यानी कि रो एंड कॉलम का इसमें कंसेप्ट है। और अगर आप थोड़ा सा भी होशियार होंगे तो रो एंड कॉलम का अगर यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है तो सिंपली क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, कह सकते हैं ना, किसमें आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। अब इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, तो डेटा टाइप लिखाएगा, फिर एरे नेम लिखाएगा, फिर रो साइज, फिर कॉलम साइज। जैसे पिछला में देखिए, यहाँ पे क्या था, एरे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो नेम हो गया सो, और यहाँ पे डेटा टाइप यानी पे इंट है, यहाँ पे तो इंट का यहाँ पे आपको वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेटा टाइप, एरे नेम, और फिर रो साइज, कॉलम। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि व्हेन वी डिफाइन दिस, जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको यहां ही बता दिया था, किसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है,
अब जैसे देखिए यहाँ पे आपने ARR पढ़ा, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे कुछ आप नाम दे सकते हैं, डेटा टाइप का इंट ही दे दिए, जो वैल्यू है वो दे दिए, ठीक है। तो बस सिंपल इज दैट। अब देखिए कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे रो हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम हो गया। ये 2D एरे की बात हो रही है ना। अब जैसे ये x है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है। देखिए यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 3, इंडेक्सिंग तो ऐसे ही होगा ना। तो देखिए पहले किसको काउंट करेंगे, पहले रो को काउंट करेंगे, फिर कॉलम को काउंट करेंगे, तो 0 0 हो गया। फिर क्या होगा यहाँ पे कॉलम 2 में 0 और 1 हो गया। ये मत समझिए कि 1 2 3 4 कर दिए और 1 2 3 कर दिए, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इंडेक्स आपको ध्यान में रखना है इसके लिए ना। 0 से स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, 0 1 2 3 और 0 1 2। इसका क्या हो जाएगा, 0 1 फिर 0 2 और फिर 0 3। ठीक इसी तरह ये पे क्या हो जाएगा, ये रो 1 की बात हो रही है, यानी कि इंडेक्स 1 और फिर कॉलम का क्या है 0, तो 0 हो गया। फिर इसी तरह 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। रो 3 में क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर 0, फिर 2 1, फिर 2 2 2 3। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया इतना, एकदम तोड़ तोड़ के हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, एरे के बाद, एरे के बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग के। बस हम आपको बेसिक पढ़ाते चल रहे हैं, ताकि आपका अगर बेसिक क्लियर हो ना, तो अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, अब यही हम आपको 10 को कोड लिखवाने लगे एरे से रिलेटेड, पूरा समझाने लगे डेप्थ में घुस के, तो कोई फायदा उससे नहीं है। अगर कोई ऐसा पढ़ा भी रहा है तो वहां से बचिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। लिमिट में पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड स्टडी मत कीजिए, ठीक है ना। देखिए स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपली बोले तो स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर का क्या है, सीक्वेंस है। इसका कहने का क्या मतलब है, दैट इज व्हेन लेटर्स आर रिटन इन सीक्वेंस। जब भी लेटर को सीक्वेंस में लिखा जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। उसको क्या माना जाता है, उसको स्ट्रिंग माना जाता है। वैसे हम आपसे उम्मीद करते हैं कि स्ट्रिंग वगैरह पहले आपने पाइथन में पढ़ रखा होगा, तो अगर आपने पाइथन में पढ़ रखा है तो यहाँ पे समझने में आपको दिक्कत थोड़ा भी नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल की बात करें तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अंदर में क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे जीएस टैंक मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए कुछ बातें हैं वो भी जान लीजिए। स्ट्रिंग इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। अब स्ट्रिंग का भी इंडेक्स जो होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से होता है। ठीक इसी तरह जो स्ट्रिंग का इंडेक्स है वो भी आपका 0 से ही स्टार्ट होता है। नोट 1 था ये। नोट 2 क्या है, द लास्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग इज नल। और कैसे डिनोट करते हैं, \0। जो लास्ट कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग का वो क्या होता है, नल होता है, NULL। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे जीएस टैंक लिखा हुआ है, तो जो लास्ट कैरेक्टर वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे कहा गया है कि C++ प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड फंक्शन टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग। ऐसे हम फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, प्री डिफाइंड क्या है, यूजर डिफाइंड क्या है। अभी बस इतना ही जानिए कि जो C++ होता है, चूंकि हम स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा इसमें फंक्शन भी इंक्लूड है, तो बस अभी जान जाइए, फिर इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो क्या कहा गया है, ये प्रोवाइड करता है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन मैनिपुलेट करने के लिए स्ट्रिंग को, जैसे कि strlen, यानी कि क्या करेगा, एलियन मतलब लेंथ, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो बताएगा आपको। जैसे जीएस टैंक लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रिंग का लेंथ 6 बता देगा। strrev, मतलब क्या है, रिवर्स। जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देगा, KNATSG। ठीक है, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। strcat, यानी कि कॉनकैटिनेट की बात हो रही है, यानी कि सिंपली ऐड करने की बात हो रही है, तो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए इसका यूज हम करेंगे, strcat की। strcmp, मतलब क्या, कंपेयर की बात हो रही है, कंपेरिजन करने के लिए, स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इसको यूज हम करेंगे। strcpy, यानी कि स्ट्रिंग के कॉपी करने की बात हो रही है। ठीक है, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए हम लोग strcpy का यूज करेंगे।
गेट लाइन है ठीक उसी तरह, फिर है पुश बैक, फिर है पॉप बैक। पुश बैक में क्या है, पुश और पॉप तो आपने पढ़ा होगा। तो पुश मतलब क्या होता है, इंसर्शन, इंसर्ट करेगा एलिमेंट को कहां से, बैक से, तो वो क्या हो जाएगा पुश बैक। पॉप बैक क्या हो जाएगा कि डिलीट करेगा एलिमेंट को बैक से। पॉप मतलब क्या होता है, डिलीट करना। पुश पॉप तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है बात। तो आज हम क्लास यहीं तक रखेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, आधे आधे घंटे की ही क्लास आएगी। और ट्राई हम कर रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे आए, क्योंकि काफी बिजी हो जाते हैं इसलिए क्लास डेली नहीं आ पाता है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको ज्यादा चीज पढ़ने नहीं है। सी प्लस के बाद हम जस्ट कुछ जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं वो पढ़ा देंगे, और फिर क्वेश्चन पूरा कस के करा देंगे, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं हम कि सी प्लस प्लस के थ्योरी वीडियो पे ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाएगा। इतिहास अगर देखें, यानी कि जो पिछले एग्जाम्स देखे, तो सी प्लस प्लस से भर के क्वेश्चन था। इसलिए मैंने फैसला किया कि आपको पूरा हम सी प्लस प्लस अच्छे से पढ़ा दे, ताकि क्वेश्चन आपका पूरा कवर हो जाए। लेकिन आप हैं सो क्या बोले, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में सी प्लस प्लस किसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।